एपिसोड 4 की शुरुआत एना से होती है, जो अटलांटा के न्यूज स्टूडियो में बैठकर हेलन की मौत की खबर पढ़ रही है। कैमरा उसके चेहरे पर टिकता है और वो पूरी तरह प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी साफ महसूस होती है। यही वो एना है जिसने हेलन की लाश सबसे पहले देखी थी और अब वही पूरे शहर को उसकी मौत की जानकारी दे रही है। इस पल में व्यूअर को एहसास होता है कि एना अब सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं रही, बल्कि इस कहानी का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद कहानी सेंट हिलरीज स्कूल की तरफ शिफ्ट होती है, जहां पुलिस क्राइम सीन की जांच कर रही है। जैक प्रिया से पूछता है कि क्या एना ने बताया था कि वो स्कूल क्यों आई थी। प्रिया उसे समझाती है कि एना के मुताबिक हेलन ने उसके होटल पर मैसेज छोड़ा था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। एना जब वहां पहुंची तो उसने बॉडी देखी, पहले रिचर्ड को कॉल किया और फिर पुलिस को सूचना दी। जैक ये सब चुपचाप सुनता है, लेकिन उसके दिमाग में शक लगातार गहराता जा रहा होता है। जैक प्रिया से कहता है कि होटल से कंफर्म किया जाए कि क्या सच में हेलन का मैसेज आया था या नहीं। इसके बाद वो खुद एन्ना से बात करने जाता है। दोनों के बीच बातचीत काफी टेंस होती है और बिना ज्यादा शब्दों के ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। कॉन्वर्सेशन के अंत में जैक साफ शब्दों में एना को बता देता है कि वो सेंट हिलरीज छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ देर बाद प्रिया जैक को अपडेट देती है कि हेलन का कॉल मिडनाइट के बाद आया था, लेकिन होटल ने वो मैसेज एना को सुबह डिलीवर किया। सबसे डराने वाली बात यह है कि रसेल और हीलन दोनों की हत्या का तरीका एक जैसा है। दोनों को नाइफ से मारा गया और दोनों के मुंह में फ्रेंडशिप ब्रासलेट डाला गया। अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फिर भी जैक का शक बार बार क्लेड पर ही टिक जाता है। उसे लगता है कि अगर क्लाइड ने खुद मर्डर नहीं किया तो उसने किसी और से करवाया होगा। जैक प्रिया को क्लाइड के पिछले 1 महीने के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट्स चेक करने का आदेश देता है। इसी दौरान प्रिया जैक को एक और शॉकिंग जानकारी देती है। रिचर्ड पर 3 साल पहले असॉल्ट और बैटरी का केस दर्ज हो चुका था, जिसमें उसने एक महिला का जबड़ा तोड़ दिया था। यह सुनकर जैक और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। वो बाहर जाकर एना को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एना तब तक वहां से जा चुकी होती है। अब एना सीधे मेयर के ऑफिस पहुंचती है। 2 मर्डर्स के बाद पूरा शहर डरा हुआ है और लोग जवाब चाहते हैं। एना मेयर को सजेशन देती है कि एक टेलीवाइज्ड टाउन हॉल मीटिंग कराई जाए, ताकि लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि सिचुएशन कंट्रोल में है। मेयर पहले इस आइडिया से सहमत नहीं होता, लेकिन जैसे ही एना उसकी री इलेक्शन की बात छेड़ती है, वो तुरंत मान जाता है। यहाँ साफ दिखता है कि एना हालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानती है। दूसरी तरफ जैक और प्रिया मॉर्ग पहुंचते हैं, जहां हेलन की बॉडी की डिटेल्ड जांच की जाती है। सीन काफी डिस्टर्बिंग है। हेलन की कैरोटाइड और जगुलर वेन्स काटी गई हैं, उसकी आंखें स्टेपल्ड शट हैं और उसके माथे पर काले इंक से लायर लिखा हुआ है। उसके मुंह में भी वही फ्रेंडशिप ब्रेसलेट रखा गया है। मेडिकल एग्जामिनर उन्हें बताता है कि जिस वक्त हेलन का कॉल आया था, उस वक्त वो पहले ही मर चुकी थी। इसका मतलब साफ है कि कॉल हेलन ने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया था। इसके बाद जैक जोए की चीजों में छानबीन करता है और उसे वही फ्रेंडशिप ब्रेसलेट मिल जाता है। जोए उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट्स एना ने स्कूल टाइम में अपने पूरे फ्रेंड ग्रुप के लिए बनाए थे। इस पॉइंट पर जैक को समझ आने लगता है कि ये मर्डर्स किसी पुराने राज से जुड़े हुए हैं। इधर एना अपने होटल पर वॉइसमेल चेक करती है और उसे पुलिस का मैसेज मिलता है, जिसमें बताया गया होता है कि उसकी माँ एलिस फिर से रात में नेकेड हालत में सड़क पर घूमती मिली थी। एना घबरा जाती है और तुरंत एलिस से मिलने जाती है। माँ बेटी के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है, जिसमें एना फाइनली ये फैसला लेती है कि एलिस को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। घर आकर एना खुद को शीशे में देखकर टीन एज के दिन याद करती है। फ्लैशबैक में हमें यंग एना दिखाई देती है। ये एक बर्थडे टाइम का फ्लैशबैक है, जहां हमें रेचल, जोई, हेलन और कैथरीन की एंट्री देखते हैं। रेचल कैथरीन की फोटो खींचती दिखाई देती है। फिर उसके बाद एना की हाफ ड्रेस्ड में भी, जो एना को अजीब सा महसूस करवाता है।
क्योंकि ये तस्वीरें खींचना उन दोनों की मर्जी के बिना हुआ था। हमें यही समझ आता है कि ब्लैकमेल की शुरुआत यहीं से हुई थी। पुलिस स्टेशन में प्रिया शॉक में जाती है जब उसे पता चलता है कि रेचल की फोन ट्रेस रिक्वेस्ट कैंसिल करवा दी गई थी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जैक ने कैंसिल करवाई थी। प्रिया कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसका दिमाग सवालों से घिर जाता है। उसके बाद वो सेंट हिलरीज ईयरबुक देखती है और उसे एक तस्वीर मिलती है जिसके एना, रेचल, जोए, हेलन ने वही सेम फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स पहना हुआ है जिसने इन मर्डर्स को हिला के रखा था। अब प्रिया को सब कनेक्ट होने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है टाउन हॉल मीटिंग में। जैक शहर में हुई वारदातों के बारे में बोलने आता है, लेकिन क्राउड एग्रेसिव हो जाता है, जो कि लाजमी भी था क्योंकि अब तक 2 मर्डर हो चुके थे और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई थी। जैक इस क्राउड को देखकर अपना कंट्रोल खो देता है और वहां से आंख बचाकर निकल लेता है। तभी एना स्टेज पर आती है, लेकिन क्राउड तब भी शांत नहीं होता बल्कि आपस में भी लड़ने लगते हैं। एना बस मुस्कुराती है और सब देखती रहती है, जो काफी अजीब लगता है। मीटिंग के बाद एटलांटा न्यूज रूम में जिम खुश दिखाती देता है क्योंकि एना ने उनके चैनल की टीआरपी बढ़ा दी थी। एना और जिम को यही चाहिए था। और वहीं लेक्सी एना को नीचा दिखाने के लिए दालोनेगा पहुंचती है अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ, जिसे लेकर वो क्लाइड के घर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। क्लाइड इंटरव्यू के दौरान अनाउंस करता है कि जो भी उसकी पत्नी के कातिल के बारे में बताएगा वो उसे $50,000 का इनाम देगा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सरासर फेक दिखाई देती है। इस इंटरव्यू के बाद लेक्सी और रिचर्ड अपनी कार में फिजिकल मोमेंट शेयर करते हैं। एना आखिरकार जैक के मैसेज का जवाब देने का फैसला करती है। वो उसे मिलने के लिए एक शांत सी जगह पर बुलाती है, एक वाटरफॉल के पास। चारों तरफ बहता पानी, हल्की ठंडक और एक अजीब सी खामोशी है। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर बातचीत शुरू होती है। दोनों अपनी बेटी शार्लेट की मौत के बारे में बात करते हैं, वो दर्द जिसने उनकी जिंदगी को अंदर से तोड़ दिया था। एना बताती है कि शार्लेट को खोने के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी और हर दिन उस खालीपन के साथ जीना उसके लिए असहनीय हो गया था। बात करते करते जैक का वो सच भी सामने आता है, उसका रेचल के साथ सीक्रेट अफेयर। ये सुनकर एना की आंखें भर आती हैं, लेकिन गुस्से से ज्यादा उसमें थकान और शूटन है। इसी बातचीत के दौरान जैक को आखिरकार ये भी समझ आता है कि एना 1 साल के लिए अचानक क्यों गायब हो गई थी। एना साफ साफ कहती है कि उसे बस टाइम चाहिए था। वो अपनी बेटी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि जैक धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो खुद अभी उस दर्द से निकल ही नहीं पाई थी। इसलिए एना ने खुद को सबसे दूर कर लिया, जैक से भी, जिंदगी से भी। ये सब सुनकर जैक की आंखों में पछतावा साफ दिखता है। वो आगे बढ़कर एक इमोशनल एना को संभालता है, उसे चुपचाप गले लगाता है। उस पल में कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस 2 टूटे हुए इंसान हैं जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये इमोशनल मोमेंट एक किस में बदल जाता है और फिर एक सेक्स में। अब ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के बीच सब ठीक होने वाला है। तो यहीं पर हमारा चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है।